नमस्कार दोस्तों, अवस्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। टेस्ट सीरीज की 5th श्रृंखला का विज्ञान का सॉल्यूशन आपके पास। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, श्वसन में विमोचित CO2 तथा उपयोगी O2 का अनुपात कहलाता है। आपसे पूछा गया दोस्तों RQ का मतलब होता है रेस्पिरेस कंटेंट और इसका मतलब ये होता है दोस्तों उपयोग में ली गई CO2 और छोड़ी गई O2 का जो अनुपात होता है वो आप लोगों के पास में कहलाता है श्वसन गुणांक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के पास में श्वसन गुणांक। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट में अलैंगिक जन्म किसके द्वारा होता है। दोस्तों ईस्ट नाम का जो कवक है उस ईस्ट में आपसे पूछा गया है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जन्म किस विधि से होता है। आप लोगों के पास में अलैंगिक जन्म की विधियां होती हैं। तो दोस्तों ईस्ट के अंतर्गत जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन विधि से होता है। लेकिन दोस्तों आपने सुना है जो स्पाइरोगायरा होता है, उस स्पाइरोगायरा के अंतर्गत दोस्तों जो अलैंगिक जनन होता है वो स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन दोस्तों विखंडन के द्वारा होता है। इसके दोस्तों तो मुकुलन जो आपको दिया हुआ है इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों के पास में बनेगा हाइड्रा और एक एग्जाम्पल बनेगा दोस्तों ईस्ट। इस तरीके से मुकुलन विधि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में है दोस्तों कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के संबंध में सही कथन है। आपसे पूछा गया है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के संबंध में सही कथन है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है आप लोगों के पास में पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो कि करता क्या है दोस्तों, मादा के अंदर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने का कार्य करता है और प्रसव के समय दोस्तों बच्चे के जन्म देने में सहायता करता है और जो जननांग क्षेत्र होते हैं उनको दोस्तों शिथिल बनाता है। आपसे लिखा हुआ है प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय की भित्ति को सिकुड़कर सामान्य स्थिति में लाता है, बिल्कुल सही है। शिशु जन्म के बाद स्तनधारियों को दुग्ध स्रावण के लिए उत्तेजित करता है। राइट आंसर दोस्तों, चारों विकल्प आपके पास में सही है। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि युग्मनज में गुणसूत्रों का सेट होता है। तो दोस्तों युग्मनज में गुणसूत्रों का जो सेट होता है वो होता है 2n और 2n बराबर होता है आपके पास में 46। आप अच्छे से जानते हो n बराबर होता है आपके पास में 23, जिसे हम दोस्तों अगुणित गुणसूत्र बोलते हैं। इस तरीके से मनुष्य के अंतर्गत अगुणित जो क्रोमोसोम होते हैं, अगुणित जो गुणसूत्र होते हैं, उन अगुणित गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों 23, जिनको n गुणसूत्र बोला जाता है। और जो मनुष्य के अंदर जो दोस्तों दुगुणित गुणसूत्र होते हैं उस दुगुणित गुणसूत्र को बोला जाता है आप लोगों के पास में 2n और 2n बराबर संख्या होती है आपके पास 46। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के अंतर्गत युग्मनज, युग्मनज का मतलब होता है दोस्तों आप लोगों के पास में नर के द्वारा त्याग किया गया शुक्राणु, उधर दोस्तों मादा के द्वारा त्याग किया गया ओवम जिसको आप अंडाणु कहते हो। तो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के दोस्तों आप लोगों के पास में युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज को आप अच्छे से जानते हो प्यारे दोस्त, इसको हम जाइगोट कहते हैं और जाइगोट के अंतर्गत मेरे भाई गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन के संबंध में, ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दोस्तों सही कथनों का जवाब आपको देना है। निम्न में से कौन से पदार्थों का ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन दोस्तों जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला आप लोगों के पास में होता है NH4Cl, एक आपसे पूछा है आयोडीन, एक आपसे पूछा है बर्फ। तो दोस्तों एक तो हम अमोनियम क्लोराइड का उत्पादन कर सकते हैं, एक आयोडीन का उत्पादन कर सकते हैं, बर्फ का उत्पादन नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप लोगों के पास में कथन 1 और 2 आप लोगों के पास में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में कि सोनार, सोनार एक यंत्र का नाम होता है दोस्तों जो समुद्र की गहराई में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाता है और समुद्र की गहराई में डूबी हुई वस्तुओं का पता और दोस्तों उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुमान लगाता है। तो एक सोनार नामक यंत्र होता है जिसके द्वारा पराश्रव तरंगें छोड़ी जाती हैं। पराश्रव तरंग का मतलब होता है दोस्तों अल्ट्रासाउंड रे। ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उन्हें पराश्रव तरंग कहते हैं और पराश्रव तरंगों के अंतर्गत दोस्तों सोनार नामक यंत्र काम करता है। आपसे पूछा एक ऐसी युक्ति जिसमें जल स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल नापने के लिए पराध्वनि, पराध्वनि का मतलब होता है दोस्तों पराश्रव और जिसकी आवृत्ति होती है आप लोगों के पास में 20,000 एग्जैक्ट हर्ट्ज से अधिक। आपसे पूछा सोनार एक तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल राइट दोस्तों, एक में दोनों कथन सही है।
अगला क्वेश्चन से आपके पास, यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, ये दोस्तों थोड़ा गौर से देखना, ये आप लोगों के पास में एक पात्र है, पात्र के अंदर पानी भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, ये दोस्तों एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या करता है, इस द्रव के अंतर्गत एक वस्तु को डुबोता है। पूछ क्या रहा है आपसे, देखना, यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में आभासी कमी होती है, यह कमी कितनी होती है दोस्तों? जब भी किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो ऊपर की ओर एक बल काम करता है दोस्त, और उस बल को हम जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं भाई साहब उत्प्लावक बल। और उत्प्लावक बल के कारण दोस्तों उस वस्तु के भार में कमी आती है, जो कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। राइट जवाब होगा दोस्तों आपके पास में कथन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है दोस्तों, इसका आंसर है 540 कैलोरी। दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी कोई ठोस पदार्थ दोस्तों द्रव अवस्था में चेंज होता है, जब भी कोई ठोस दोस्तों द्रव में चेंज होता है, अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूं दोस्तों कि जब भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होता है, अर्थात 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है, तो गर्म होता है दोस्तों, तो उसको जो ऊष्मा दी जाती है, गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है, उसका मान होता है दोस्तों 540 कैलोरी। अगला क्वेश्चन से आप लोगों के पास में, किसने प्रतिपादित किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है? इसका आंसर है दोस्तों आप लोगों के पास में मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश का दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया गया था। आपने अच्छे से बताया, आप लोगों को एक व्यक्ति है जिसका नाम है भाई साहब हाइगेंस। हाइगेंस ने आप लोगों के पास में प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एक आप लोगों के पास में व्यक्ति है जिसका नाम है न्यूटन। न्यूटन के द्वारा दोस्तों प्रकाश का कण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, कण का सिद्धांत। इस तरीके से दोस्तों प्रकाश के कई सिद्धांत चलते हैं। तो मैक्सवेल के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसका नाम था विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। थर्मोसेटिंग दोस्तों ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है, यह भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और अग्नि प्रतिरोधक कपड़े बेकेलाइट के बने होते हैं, ये दोस्तों गलत है। और आप लोगों के पास में ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ये भी दोस्तों गलत है। कथन नंबर 2 और 3 आपके पास में राइट जवाब होगा। तो दोस्तों इस तरीके से सीमेंट के जमते समय दरारें क्यों पड़ जाती हैं? आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, सीमेंट के जमते समय दरारें क्यों पड़ जाती हैं? चूना पत्थर की अधिकता से, जिप्सम की अधिकता से, सिलिका की कमी से और लोहे तत्व की कमी से। तो दोस्तों सीमेंट के जमते समय जो दरारें पड़ती हैं उसका कारण होता है चूना की अधिकता। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, पृथ्वी की उपसौर व अपसौर स्थिति के बारे में स्पष्ट कीजिए। उपसौर का मतलब होता है दोस्तों सूर्य की पृथ्वी से निकटतम दूरी, और अपसौर का मतलब होता है दोस्तों सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी। आपसे पूछा गया उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, ये दोस्तों गलत है आपके पास में। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, बिल्कुल राइट। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, ये दोस्तों गलत है आप लोगों के पास में। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो कथन नंबर 2 और 3 इस क्वेश्चन के राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में आता है, आप लगातार दोस्तों इस 5 सीरीज के जो विज्ञान संबंधित प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का लगातार आप समाधान देखते रहिएगा दोस्तों। जिस प्रश्न पर आपको डाउट लगता है उस प्रश्न के बारे में आप नोट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आपको उसका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर 46% है दोस्तों, सिलिकॉन की 26% होती है, एल्यूमिनियम की 7% होती है, लोहे की मात्रा दोस्तों 4% होती है। आपसे पूछा है कि घटती मात्रा का क्रम बताइए, तो सबसे ज्यादा आपके पास में ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद लोहा है। तो क्वेश्चन नंबर यानी विकल्प नंबर 3 आपके पास सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, Zn प्लस CuSO4 में ZnSO4 प्लस Cu में कौन क्रियाशील तत्व है? आपसे पूछा दोस्तों क्रियाशील तत्व। आपको अच्छे से पता है दोस्तों Zn ने Cu को विस्थापित किया है, और Zn ने जब Cu को विस्थापित किया तो क्रियाशील आप लोगों के पास में Zn होगा। क्वेश्चन विकल्प नंबर 3 राइट जवाब।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है? ये आप लोगों के पास में है 1s3। आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है n बराबर, ये होता है भाई साहब a माइनस आप लोगों के पास में z, 3 माइनस 1 आपके पास में आ गई 2, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 2, आपके पास में प्रोटॉनों की संख्या है 1। तो भाई साहब आपके पास में राइट जवाब जो होगा वो होगा 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में क्या होगा, निम्न का सही मिलान कीजिए। आपको दे रखा है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल आप लोगों के पास में निम्न में से होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है आप लोगों के पास में नींबू के अंतर्गत, टार्टरिक अम्ल होता है इमली के अंतर्गत, लैक्टिक अम्ल होता है आपके पास में दूध और दही के अंतर्गत, ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर के अंतर्गत, और एसिटिक अम्ल होता है सिरका के अंतर्गत। आपके पास में दो जगह लास्ट में दोस्तों 5 है। पहला देखिए दोस्तों सिट्रिक अम्ल दे रखा है 2 नंबर बिल्कुल सही है, बी नंबर पर 3 नंबर दे रखा है बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला जो आपके पास में सी विकल्प के अंतर्गत, तो सी विकल्प के अंतर्गत दोस्तों 4 है, ये भी सही है, और जो डी विकल्प है उसके दोस्तों 1। इसका जो दोस्तों राइट जो जवाब होगा वो विकल्प नंबर 1, यानी कि ये आपके पास में राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ होता है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनत्व बढ़ने के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। तो वायुमंडल में दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के घनत्व के बढ़ने के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, यही विकल्प। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, पर्यटन विधि में विज्ञान के प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन संभव है। छात्र को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, छात्र को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है, यह विधि प्रत्येक ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोगों के पास में छात्र को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, यह भी सही है, छात्र को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, यह भी सही है। तो केवल कथन 2 और 3 आपके पास में सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान शिक्षण की में एक अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान शिक्षण में एक अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें अध्यापक तथा बालक दोनों सक्रिय रहते हैं। बालक में निरक्षर तर्क मानसिक शक्ति के विकास का अवसर मिलता है। इस विधि में प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान स्थायी होता है। उपयुक्त सभी आपके पास में राइट जवाब है। श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए श्वसन तंत्र पढ़ा रहा है अध्यापक, श्वसन मानव श्वसन की मॉडल बनाकर बता रहा है, और जैसे ही दोस्तों मॉडल दिखाकर बच्चों को पढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो प्रदर्शन कर रहा है श्वसन तंत्र का, इस तरीके से। अगला है आपके पास में, क्वेश्चन के निम्न को सुमेलित कीजिए। आपको अच्छे से पता, आर्मस्ट्रॉन्ग आप लोगों के पास में अनुसंधान विधि से संबंधित है, फ्रॉबेल आपके पास में खेल विधि से संबंधित है, सुकरात आपके पास में प्रश्नोत्तर विधि से संबंधित है, और किलपैट्रिक प्रायोजना विधि से संबंधित है। तो पहले में दोस्तों पहले होना चाहिए, दूसरे में दोस्तों आपके पास में 4 होना चाहिए, सी में आपके पास में 3 होना चाहिए, और डी में आपके पास में 2 होना चाहिए। विकल्प नंबर 2 आपके पास सही है। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में आता है कि अनुसंधान विधि के लिए असत्य कथन है। छात्र में वैज्ञानिक ढंग से खोज करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, छात्र तर्क वितर्क के बाद तथ्यों को स्वीकार करते हैं, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त है ना दोस्तों, ये गलत है। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। कथन नंबर 3 राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रबलतम क्षार देखना है दोस्तों। NaOH आपके पास में सबसे प्रबल क्षार है, जिसकी pH वैल्यू होती है दोस्तों आप लोगों के पास में 14 है, और जिसकी pH वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो प्रबल क्षार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स व लिपिड, फास्फोलिपिड तथा ग्लाइकोलिपिड द्वारा, फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन द्वारा, फास्फोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड द्वारा। तो दोस्तों फास्फोलिपिड और प्रोटीन के द्वारा ये आपके पास में कोशिका कला बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन। अगला है, पित्त का प्रमुख कार्य है। उस पित्त के बारे में पूछा है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो पित्त के बारे में। जो पित्त होता है वाइल, पित्त जो निकलता है वो आपके पास में यकृत ग्रंथि से निकलता है। यकृत जो नाम की ग्रंथि होती है उससे निकलता है पित्त। और पित्त का कार्य क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण करना, प्रोटीन पाचन का नियंत्रण करना, वसा का पायस्वीकरण कर उसका एंजाइमों द्वारा पाचन करना। यही दोस्तों इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके पास में 30 न्यूटन का कोई बल है, आपके पास में एफ का मान दिया हुआ है दोस्तों 30 न्यूटन। 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है, एम का मान दिया हुआ है 5 किलोग्राम। किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, टाइम दे रखा है आपको 2 सेकंड। आपसे पूछा वस्तु का त्वरण। दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं हमारे पास में एफ बराबर एम ए होता है। हमसे ए पूछा है तो दोस्तों हम अच्छे से जाएंगे, एफ बटा एम हो जाएगा। आपके पास में एफ का मान है दोस्तों 30, और आपके पास में दोस्तों
m का मान है 5 और 5 से 30 आपके पास में चला जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट जवाब है आपके पास में विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन से आप लोगों के पास में मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो दोस्तों 10 की घात 3 ओम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गति के तीसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। तीसरे नियम के अनुसार नहीं होती दोस्तों। अगला दे रखा है गति के दूसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्कालिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव, दोस्तों ये दूसरा नहीं है तीसरा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। दोस्तों न तो एक सही है और नहीं दो सही है, विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन से आप माध्यमिक स्तर की एक विज्ञान पुस्तक पढ़ते हैं और उसमें निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख पाते हैं। प्रकाशिक तंतु, ठीक है दोस्तों, इसको हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर क्या कह रहा है, मरीचिका, हीरे की चमक, निम्न में से कौन सी घटना प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, निम्न में से कौन सी घटना प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर आधारित है। तो दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जो है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाशिक तंतु भी होता है, मरीचिका भी होती है, हीरे की चमक भी होती है। यानी दोस्तों 1, 2 और 3 इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन से आपके पास में निम्न में से सम्मिलित कीजिए। छोटी माता, वेरिसोला जोस्टर बिल्कुल सही है। प्लेग दोस्तों, पोलिया दोस्तों ये असम्मिलित है आपके पास में। प्लेग येरसेनिया वायरस, दोस्तों प्लेग जीवाणु जनित रोग होता है, वो वायरस दे रखा है। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में दोस्तों उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कहा जाता है दोस्तों नॉर्मलता। ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। अगला क्वेश्चन से आपके पास में 20 ग्राम NaOH। अब आपके पास में विलय का मान दे रखा है 20 ग्राम। ये 20 ग्राम विलय का मान दे रखा है आप लोगों के पास में WB बराबर 20 ग्राम NaOH। NaOH का दोस्तों अपन निकालते हैं तो ये होता है सोडियम, सोडियम का होता है दोस्तों 23, ऑक्सीजन का होता है 16, ये होता है 1, तो ये हो गया आपके पास में 40। आपसे पूछा 400 ml, ये आपको दे रखा है दोस्तों बिलियन 400 ml। 400 ml के दोस्तों अपन जब लीटर बनाते हैं तो ये आपके पास में इस तरीके से हो गया 0.4। आपसे पूछा है मोलरता ज्ञात करनी है तो ये आपके पास में हो जाता है दोस्तों WB बटे MB इंटू आपके पास में ये होता है दोस्तों BA, और BA का मान होता है लीटर में। तो WB का मान दे रखा है 20, आपको MB का मान है आपके पास में 40 और इसका मान है 0.4। इस तरीके से तो आप लोगों के पास में देखिए भाई साहब, यहां से पॉइंट हटा दो, ये आपके पास में 0 बढ़ा दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से ये कट गया दोस्तों, 4 पंजे 20, ये आ गया आपके पास में 5.4 M। 5.4 आप लोगों के पास में राइट जवाब है भाई साहब। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को पहले की तुलना में, आपसे पूछा है दो पिंडों के बीच की दूरी को पहले की तुलना में आधा कर दिया जाए तथा उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों बीच की दूरी आप जानते हो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर इस तरीके से होता है। बीच की दूरी को दोस्तों आधा कर रहा है, आधा का मतलब 1/2 कर रहा है, 1/2 का मतलब दोस्तों 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और दोस्तों 4 ऊपर जाएगा तो ये आपके पास में हो गया 4 गुना हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है भाई साहब मोलरता नॉर्मलता में संबंध होता है। ये दोस्तों आपके पास में नॉर्मलता है, ये मोलरता है, तो दोस्तों संबंध पूछ रहा है आपसे EB बटे MB, ये आपके पास में राइट होगा दोस्तों इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है मोलरता निकालने का सही सूत्र ज्ञात करना है। मोलरता निकालनी है आप लोगों के पास में, और मोलरता आप लोगों के पास में देखिए दोस्तों, यहाँ विलायक दे रखा है L, यहाँ विलायक दे रखा है kg, यहाँ विलायक दे रखा है L, तो ये दोनों तो ऐसे ही हटा दो दोस्तों। अब देखना विलायक kg के रूप में, ये दोस्तों EB दे रखा है, ये MB दे रखा है, आपसे पूछा है मोलरता, ये आपके पास में राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में, तो इस तरीके से ये विज्ञान की 5th सीरीज का सॉल्यूशन आप लोगों के पास। जिस प्रश्न पर दोस्तों किसी भी प्रकार का डाउट आपको होता है आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।